Hello friends, this is Shruti here. Welcome to Learn to Reinvent. Yesterday I posted a video of static GK topic that was important days. So static GK topics would be continued. Today I am starting with the general knowledge topic, and in it the history portion is being started by me today. So after history we'll proceed to geography, then economics, and then polity, and then finally current affairs also on the monthly basis, which are relevant to the CET exam point of view, and also for various other exams, that is CTET also it can help, and where various CET's exams, state exams, etc. So in history we'll start with first the following three division is shown. पहले एंशियंट हिस्ट्री होगा, फिर मेडिएवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री. तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में. एंशियंट हिस्ट्री के कंटेंट्स आप देख सकते हैं. तो प्री हिस्टोरिक एज से स्टार्ट होके और लास्ट टॉपिक होगा इसका प्री मेडिएवल एज. तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको एक ऐसा वीडियो बनाकर दूं जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में या तो आ चुके हैं या आने की उम्मीद है. बहुत ही इन डेप्थ इसके बारे में नहीं बताया गया है, जैसे कि यूपीएससी के दौरान बताया जाता है. पूरी प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी नहीं है. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बट बहुत ही सफिशिएंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे. तो एंशियंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक एज, इसको स्टोन एज भी कह सकते हैं. इससे पहले हम इन्हें ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे प्री हिस्टोरिक एज के दौरान नो रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि कोई स्क्रिप्ट नहीं थी. उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री, जबकि रिकॉर्ड्स रिटन थे लेकिन वो डेसिफर्ड नहीं थे. डेसिफर्ड यानी कि हमें उनका मतलब नहीं समझ आ पाता था. उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स भी थे और डेसिफर्ड भी थे. तो प्रोटो हिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हो सकता है जो हम आगे पढ़ेंगे. तो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में किस तरह के टूल्स यूज़ होते थे. तो स्टोन एज में ऑब्वियसली स्टोन्स का यूज़ किया जाता था. ब्रॉन्ज एज कह सकते हैं कि पहला मेटल जो कि कॉपर था वो एक्सट्रैक्ट हुआ था. तो इस एज में मेटल्स भी एक्सट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए थे. उसके बाद आता है आयरन एज, जो कि लेटर वैदिक एज 500 बीसी के दौरान, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, तब वो उनसे टूल्स बनाए जाने लग गए थे. सो स्टोन एज की अगर हम बात करें, जिसे लिथिक एज भी कह सकते हैं, तो उनका डिवीज़न कैसे होगा. उनका डिवीज़न किया गया है टाइम के बेसिस पे यहाँ पे. तो सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 बीसी के दौरान है, या फिर 2 मिलियन ईयर्स. इनमें मैंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जाए. क्या टूल्स यूज़ होते थे इस एज के दौरान, क्या ऑक्यूपेशन थी, और कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. टूल्स कैसे थे, बिग थे, ब्लंट थे, रफ थे इस एज के दौरान, यानी कि वो पॉलिश नहीं थे, ड्रेस नहीं थे, बहुत रफ से थे, मोटे मोटे भारी से थे. ऑक्यूपेशन क्या थी, क्योंकि इस दौरान जो लोग थे वो नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तो उनका काम था हंटिंग या फिर फूड गैदरिंग. तो एक जगह से पेड़ों से फल ले लिए, सब्जियां ले ली और इकट्ठा करके खाते थे. फिर जब वहाँ के फल सब्जी ख़त्म हो गई तो दूसरी जगह चले गए. नोमैड्स थे. हंटिंग और फूड गैदरिंग यही ऑक्यूपेशन था उनका. और इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या थी, भीमबेटका जो भोपाल के पास है,
एमपी, मध्य प्रदेश में और आदमगढ़ भी। तो भीमबेट का इम्पोर्टेंट बहुत है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। यहाँ पे 500 केव शेल्टर्स पाए गए हैं और यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहता है। नेक्स्ट एज आती है वो है मीजोलिथिक एज, जिसे मिडल स्टोन एज भी कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड 10,000 से 8,000 BC है। यहाँ पे टूल्स कैसे यूज़ होते थे? माइक्रोलिथ्स। माइक्रो यानी छोटा, लिथ्स माने स्टोन, तो यानी छोटे स्टोन्स यूज़ होते थे और थोड़े स्टोन्स की ड्रेसिंग स्टार्ट हो गई थी। अब वो कैसे? वो वुड या बोन्स पर लगाकर उन्हें प्रॉपरली 2 से 5 इंच का बनाकर यूज़ करते थे। और ऑक्यूपेशन हंटिंग और फूड गैदरिंग तो थी, बट डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गई थी, साथ ही साथ फिशिंग भी। क्यों? क्योंकि अब इस एज के दौरान क्लाइमेट थोड़ा वार्म होना स्टार्ट हो गया था, तो ग्रासेस उगनी स्टार्ट हो गई थी, तो ग्रेजिंग स्टार्ट हो गई थी, तो एनिमल्स आ गए तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। इम्पॉर्टेंट साइट्स यहाँ की भीमबेट का आदमगढ़ और भगोर है। थर्ड आता है नियोलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड 8,000 से 3,500 BC है। इस दौरान जो टूल्स थे वो अब बहुत ही पॉलिश्ड हो गए, प्रॉपर वेल ड्रेस्ड, पॉइंटेड, शार्प हो गए थे। और मोटार्स और पेस्टल्स जो ग्राइंड करने के लिए, जो किचन में भी आजकल मसाले ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता है, लैब्स में भी, कभी कभी केमिस्ट्री लैब्स में, तो ये भी उस दौरान आ चुके थे, नियोलिथिक एज के दौरान। ऑक्यूपेशन, अब एक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था और साथ ही साथ पॉटरी भी आ गई थी, स्पेशली कलर्ड पॉटरी स्टार्ट हो गई थी। इम्पॉर्टेंट साइट्स यहाँ की मेहरगढ़ और बुरज़ाहम है। मेहरगढ़ जो लार्जेस्ट साइट कहते थे जिसे, पर अब वो पाकिस्तान एरिया में आता है, बलूचिस्तान। और बुरज़ाहम श्रीनगर के पास। बुरज़ाहम डॉग्स की बहुत फेमस है यहाँ के, जो कि अपने मालिकों के साथ दफनाए जाते थे उनकी मौत के बाद। फोर्थ है चाल्कोलिथिक एज। इस एज को हम ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं। टाइम पीरियड इसका 3,500 से 2,000 BC तक था। और टूल्स जो हैं इसमें अब स्टोन्स के साथ साथ मेटल्स का भी प्रयोग हो गया था। और जो फर्स्ट मेटल था, द फर्स्ट मेटल वाज कॉपर। लो ग्रेड ब्रॉन्ज यानी कि जो कॉपर और टिन से बनता है, दैट वाज आल्सो यूज्ड एज टूल्स। ऑक्यूपेशन, बिकॉज एग्रीकल्चर हैड ऑल्सो स्टार्टेड, सो एक प्रॉपर सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी नियोलिथिक एज से ही, और एडवांसमेंट बढ़ रही थी ब्रॉन्ज एज से, तो फार्मिंग कल्चर भी स्टार्ट हो गया था। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स जो थे यहाँ पे, वो मालवा बहुत इम्पॉर्टेंट था, और वेस्टर्न महाराष्ट्र, दायमाबाद एरिया, ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स थे इस एज के। इसी के साथ लिथिक एजेस टॉपिक ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आएगा हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसी को हम चाल्कोलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गया था, बिकॉज मेटल का डिस्कवरी हो गया था, और ब्रॉन्ज एज इसी को हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओल्डेस्ट नेम इसका इंडस सिविलाइजेशन है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। उसके बाद मैंने इसमें क्या टाउन प्लानिंग थी, कैसे और कैसे सिटीज़ थे यहाँ पे, क्या रिलीजन्स थे, क्या बिलीव्स थे, लोग क्या रहते थे, क्या ऑक्यूपेशन था, वैसे पॉइंट्स डिस्कस किए इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और फिर बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स और उनके आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉइंट वाइज में एक समरी दी है। बिफोर दैट एक इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो, कुछ 3 इम्पॉर्टेंट और सिविलाइजेशंस भी हैं। ये टोटल 4 सिविलाइजेशन हैं। तो जो पहली है वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि नाइल रिवर के पास है।
दूसरी है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के पास है। फिर है चाइनीज सिविलाइजेशन जो हैंगहू के रिवर के पास है। और जो चौथी है वो है यही इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है। अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो ओल्डेस्ट नेम इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया था। ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। टाइम पीरियड इसका 2500 टू 1750 BC है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। एंड हु डिस्कवर्ड और एक्सकावेटेड, खुदाई किसने की? दयाराम साहनी 1921। एक्सकावेटेड मीन्स खुदाई, डिस्कवर्ड। इट बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक और चैल्कोलिथिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक वी हैड स्टडीड अर्लियर कि ये ब्रॉन्ज एज कहलाता है और ब्रॉन्ज एज चैल्कोलिथिक भी कहलाता है। तो ये सभी नाम अब अगर हम देखा जाए तो कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। आगे फर्दर पॉइंट्स हैं कि हड़प्पा वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रवि रिवर। अब ये तो पहला डिस्कवर्ड साइट था। जो सेकंड डिस्कवर्ड साइट था वो था मोहनजोदारो, और इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? R.D. बैनर्जी ने। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ये स्प्रेड कहाँ से है? सिंध बलूचिस्तान से लेके नॉर्दर्न महाराष्ट्र, इस पूरे ये एरियाज जो लिखे हुए हैं, ये पूरा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आता है। अब जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इसकी, नॉर्थ मोस्ट साइट, साउथ मोस्ट साइट और वेस्टर्न साइट और ईस्टर्न साइट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। उनके ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि नॉर्थ मोस्ट साइट कौन सी रिवर पे है या कौन से स्टेट में है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये दिया गया है पॉइंट वाइज। जैसे नॉर्थ मोस्ट साइट है मंडा एरिया, रिवर चेनाब है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सदर्न मोस्ट साइट उसी तरह दायमाबाद, और इसकी जो रिवर है वो है प्रवारा और ये महाराष्ट्र में है। वेस्टर्न मोस्ट साइट सुटका जेंडर रिवर जो दक्ष है, मकरान कोस्ट पाकिस्तान, ईरान बॉर्डर, ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर वेस्टर्न मोस्ट साइट इधर की तरफ आता है। और जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो है आलमगढ़ रिवर है हिंडन और यूपी स्टेट। अब इस सिविलाइजेशन के दौरान टाउन प्लानिंग कैसी थी? बहुत ही सिस्टमैटिकली और तरीके से प्लान किया गया था टाउन को। एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम बनाया गया था जिसमें मेन रोड्स जो थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी और एलीज यानी कि जो पतली पतली गलियां जिसे कहेंगे हम, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थी। इसी दौरान अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था। उस दौरान उस सिविलाइजेशन उस पीरियड के दौरान भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज, प्रॉपर एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, मैन होल्स थे, ये प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया था। सिटी को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सीतादल और लो टाउन। सीतादल जो था वो वेस्ट साइड में था, वो थोड़ा सा ऊंचा था, हालांकि एरिया छोटा था लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचा था और वो फोर्टिफाइड था। क्यों? क्योंकि फोर्टिफाइड, सबसे पहले तो फोर्टिफाइड क्या है कि चारों तरफ उसके लाल सी दीवार थी, उसको लोअर टाउन से अलग करने के लिए, इसीलिए वो एक तो ऊंची, थोड़ा सा ऊंचा था और चारों तरफ दीवार थी। यहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ रहती थी। वहीं दूसरी ओर जो लोअर टाउन था वो ईस्ट साइड में ही पाया जाता था और वो थोड़ा सा एरिया जो था उसका नीचे की तरफ था, लेकिन वो बड़ा था। बड़ा क्यों था? क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ थे। अब इस नेक्स्ट पॉइंट है हाउसेस कैसे थे। या तो एक या तो दो स्टोरी हाउसेस थे, वो बर्न्ड ब्रिक्स से बने गए थे और जो उनके दरवाजे होते थे वो मेन रोड की तरफ नहीं, वो एलाइज पतली गलियों की तरफ ही खुलते थे। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन कैसा था? मेन जो फूड था, फूड क्रॉप जिसे कहेंगे, वो वहाँ पे
वीट था और बार्ले था, और साथ ही साथ राइस भी जो है वो पहली बार लोथल में ही पाया गया था। लोथल आगे हम पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट साइट है। और डोमेस्टिकेशन में बफलोज थे, डॉग्स थी, ऑक्स थी, शीप्स थी, गोट्स थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी लायन और कोई भी काव का प्रूफ नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कोई काव या लायन का कोई भी प्रूफ नहीं था। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का ये भी है कि ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन ग्रो किया था। अब अगर हम रिलीजन और बिलीव्स की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो नेचर को ज़्यादा वर्शिप करते थे, और एक मेल गॉड डेटी यानी कि पशुपति वो पाए गए हैं। इसका प्रूफ कैसे है, क्योंकि ये एक सील में पाए गए हैं बाद में आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में। और ये जो पशुपति थे दे सराउंडेड थे एनिमल्स से। और फीमेल गॉड डेटी जिनको हम मदर गॉडेस भी कहते हैं, वो भी एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ही पता चला है। वुमन का एक एम्ब्रियो है उधर, उसमें से एक प्लांट निकल रहा है, तो इसे वो मदर गॉडेस कहते थे। और बिकॉज दे यूज टू वर्शिप नेचर। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में दे यूज टू इम्पोर्ट टिन फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, एंड ऑल्सो प्रेशियस स्टोन एंड गोल्ड फ्रॉम कुवैत या फिर कर्नाटका। ऑल्सो वी ऑल नो we have Karnataka is famous for gold. Then there was barter system. barter system में exchange होता था stone weights, और ये cubical weights होते थे, और स्पेशल बात ये होती थी कि ये मल्टीपल ऑफ 16 ही होते थे, 4 आने ऐसे ही। अब तो नहीं, बट उस दौरान। लास्ट टॉपिक in this video is about the important sites और उनके archaeological fights उस इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड के दौरान। तो पहला है हड़प्पा। ये फर्स्ट साइट एक्सकावेटेड थी, और यहाँ पे वर्किंग फ्लोर था। मदर गॉडेस फिगर्स हमने पीछे ही देखा कैसे उनका आर्कियोलॉजिकल फाइंड था, हड़प्पा में ही पाया गया। क्रूसिबल ब्रॉन्ज था, और ये बैंक ऑफ रिवर रावी पे है पाकिस्तान। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो यहाँ रह गई है वो है यहाँ 6 ग्रैनरीज यानी कि वो जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है, वो भी यहाँ पे पाया गया था। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो। जो सेकंड एक्सकावेटेड साइट थी वो मोहनजोदारो। इसे माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डेड की कबर। ये लार्जेस्ट साइट भी है। ग्रेट बात आपने देखा होगा अगर फिल्म देखी है मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की, तो उसमें भी दिखाया गया है। एक ग्रेट बात है, और जैसे हॉस्टल में टॉयलेट साथ में लगे होते हैं, ये कॉमन बाथरूम होता है जहाँ पे 2-3 रूम्स की तरह ऐसे टॉयलेट्स होते हैं, तो ऐसे ही एक ग्रेट रिलीजियस बाथिंग होती थी यहाँ पे, और साइड में ही कपड़े चेंज करने के लिए ऐसे रूम्स होते थे छोटे। एक बड़ा असेंबली हॉल है। यहाँ पे एक ग्रेट ग्रैनरी है, ब्रॉन्ज न्यूड वुमेन डांसर इमेज पाई गई है, और स्टेटाइट बियर्ड मैन स्टैचू भी यहाँ पे पाया गया है। स्टेटाइट को सोप स्टोन कह सकते हैं, और ग्रे और ग्रीनिश कलर का होता है ये। राखीगढ़, और ये इंडिया में है। तो अब लार्जेस्ट साइट, पहले मेहरगढ़ था वो पाकिस्तान में है, तो राखीगढ़ इज़ द लार्जेस्ट साइट। नेक्स्ट इज चानोदारो। इट वाज द ओनली, ये एक ऐसा इकलौता सिटी था जो जहाँ पे सीतादल नहीं था। सीतादल हमें सबको पता है, अभी पीछे ही पढ़ा हमने, जो कि 45 चारों तरफ दीवार। तो ये इकलौता एक सिटी था जहाँ नहीं था सीतादल। इंक पॉट थे, लिपस्टिक्स यहाँ पाए गए। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक। टेराकोटा जैसे
रेडिश कलर की क्लेइश होता है जिससे पॉट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसका एक बुलक का मॉडल भी मिला है और इसे हम लैंकाशायर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है डोलावीरा। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो है वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, फ्रेश वाटर है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, एक गेटवे एंट्रेंस है और लार्ज ओपन एरिया भी है जहाँ पे सेरेमनीज की जाती हैं। लोथल में एक ओनली आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पाया गया है साबरमती रिवर गुजरात में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आ भी चुका है एग्ज़ाम में। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस दौरान ट्रेडिंग भी हो सकती थी और ट्रेडिंग हुई भी है, ट्रेडिंग शिप्स के दौरान की गई थी। तो ये एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ राइस हस्क भी पाया गया है, डबल बरियल और एक टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप पाया गया है। काली बैंगन नाम से ही अगर देखें तो काली मीन्स ब्लैक, तो एक ब्लैक बैंगल फैक्ट्री थी। इम्पॉर्टेंट है 7 फायर अल्टर्स, यानी यज्ञ करते हैं जैसे हवन कुंड टाइप, तो वो फायर अल्टर्स उन्हें कहेंगे। एक प्लॉइंग फील्ड्स मिले हैं, प्लॉज मिले हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं जिसे कैमल्स की बोन्स, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील, और ये राजस्थान घाघर रिवर में है। लास्ट है सुरकोटरा ओवल ग्रेव्स और यहाँ पे हॉर्स का रिमेन्स यानी बोन्स वगैरह पाई गई हैं। तो इसी के साथ ये दोनों टॉपिक प्री हिस्टोरिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वील कंटिन्यू विद द वैदिक एज और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिएवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। So if you like this video, please subscribe to my channel Learn to Reinvent. Thank you.